डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसिडेंट या जुडिशियल प्रीसिडेंट हम जिसको कह सकते हैं। देखिए, हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको कस्टम कराया था। कस्टम विच इज़ अ लीगल सोर्स ऑफ लॉ। 3 तरीके के सोर्स ऑफ लॉ मैंने बताए थे जो हमें यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ जिसमें था कस्टम, प्रीसिडेंट और लेजिस्लेशन। कस्टम ऑलरेडी हो चुका है, अब आता है प्रीसिडेंट। देखो, जुडिशियल प्रीसिडेंट जो है ये भी एक फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है। प्रीसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रीसिडेंट का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो कि किसी सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन में पाया जाता है और जिसको कि उस कोर्ट के थ्रू और जो उसके इंफीरियर कोर्ट है उनको फॉलो करना होता है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल प्रीसिडेंट। यानी कि जुडिशियल प्रीसिडेंट या प्रीसिडेंट जो है एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ लॉ है जो कि हायर कोर्ट्स के जुडिशियल डिसीजंस में पाया जाता है। हायर या सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस में पाया जाता है, वो स्टेटमेंट ऑफ लॉ कहलाता है प्रीसिडेंट। और उसको मानना मजबूरी हो जाता है इंफीरियर कोर्ट्स के, उनको मानना ही मानना पड़ता है। अब प्रीसिडेंट जो है ये भी एक लीगल सोर्स ऑफ लॉ है। तो यहाँ पे देखो, जो अथॉरिटेटिव प्रीसिडेंट होता है वो लीगल सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है, जबकि जो परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है वो हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। अब देखो, अथॉरिटेटिव और लीगल ये आपका आएगा काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नेचर ऑफ प्रेसिडेंट क्या आता है, क्या होता मैम है मैम एक बार रिपीट कि कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रीसिडेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ होता है, या मैं कहूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उसमें जो भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ दिया जाता है उसको हम प्रीसिडेंट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजंस के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ होता है दैट इज कॉल्ड प्रीसिडेंट, ठीक है। और प्रीसिडेंट जो है एक लीगल सोर्स ऑफ लॉ होता है। 2 तरीके के प्रीसिडेंट मेंशन होते हैं कि जो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होता है, अथॉरिटेटिव का मतलब होता है जो कि बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो है ये लीगल सोर्स ऑफ लॉ है, जबकि जो परसुएसिव प्रेसिडेंट है, परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है कि आप चाहे मानो या ना मानो सजेस्टिव फॉर्म में है, कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो परसुएसिव प्रेसिडेंट जो होता है वो एक हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ है, और ठीक है, हिस्टोरिकल बेसिस पर ये एक तरीके से लॉ के लिए एक हिस्टोरिकल बेसिस प्रोवाइड करता है परसुएसिव प्रेसिडेंट। तो ये जो प्रेसिडेंट है, हालांकि इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रेसिडेंट इसमें जूरिस्प्रूडेंस में मेंशन किए गए हैं। ये जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनका नेचर क्या होता है कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, बेसिकली प्रेसिडेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट ही होते हैं, उसके अलावा और कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो नेचर होता है वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, मतलब कुछ ना कुछ बनाने वाला होता है, ना कि एब्रोगेटिव। एब्रोगेटिव वो कभी नहीं होता। एब्रोगेटिव मतलब कुछ भी एबोलिश करने वाला नहीं होता है, कुछ ना कुछ नया ऐड करने वाला होता है, ये इसकी प्रकृति होती है। मतलब प्रीसिडेंट जो है ये लॉ को क्रिएट कर सकता है बट इट कैन नॉट एबोलिश इट, एबोलिश नहीं कर सकता। जजेस के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो किसी भी लॉ को एबोलिश कर दें। आपने देखा भी होगा इतने सारे जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें अगर कोई भी लॉ ठीक नहीं लगता है या जिसको ख़त्म भी करना होता है तो जजमेंट के अंदर क्या मेंशन किया जाता है कि दिस जजमेंट या दिस केस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर केस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, उसको कंट्रावेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिपल तलाक है, हटाया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि एबोलिश करने का जो काम है या रिपील करने का जो काम है लॉ को, वो किसका है? वो लेजिस्लेटिव का है। तो लेजिस्लेटिव उसको रिपील करेंगे, जुडिशरी का काम रिपील करने का नहीं होता है, हालांकि वो उसमें ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब
क्रिएट कर सकते हैं कोई भी लॉ, जैसे कि गाइडलाइंस इशू कर दी है ना, उन गाइडलाइंस के बेस पे कह दिया कि आप पर्टिकुलर इससे रिलेटेड लॉ बनाइए, लेकिन वो अबॉलिश नहीं कर सकते, और अपने आप तो हालांकि लॉ भी नहीं बना सकते, बस गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, बस ये काम होता है प्रीसीडेंट का। तो प्रीसीडेंट का जो नेचर होता है वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर होता है। उसके बाद आता है कि जो प्रीसीडेंट है वो कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो प्रीसीडेंट जो है, अगर ब्रॉडली मैं बात करूँ तो दो ही तरीके के मेन होते हैं, अथॉरिटेटिव प्रीसीडेंट और परसुएसिव प्रीसीडेंट। अथॉरिटेटिव प्रीसीडेंट वो प्रीसीडेंट्स होते हैं जो कि बाइंडिंग फोर्स रखते हैं, और जब भी जजेस कोई भी डिसीजन देते हैं तो उनको उसको फॉलो करना ही करना पड़ता है ना, डिनाई नहीं किया जा सकता है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको मानना ही मानना पड़ेगा। तो ये होते हैं अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। जबकि जो परसुएसिव प्रेसिडेंट्स होते हैं वो केवल एक सजेस्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते हैं, आप चाहे मानो या ना मानो। तो मेनली तो यही दो तरीके के प्रेसिडेंट्स होते हैं। अथॉरिटेटिव में सॉरी परसुएसिव का अगर मैं एग्जांपल दूं कि परसुएसिव कौन से प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे फॉरेन जजमेंट्स होते हैं, है ना, फॉरेन जजमेंट हो गए या प्रीव्यू काउंसिल का कोई भी जजमेंट हो गया, क्योंकि आप खुद देखो प्रीव्यू काउंसिल के जजमेंट हमारे यहाँ बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते, हालांकि उनको कंसीडर किया जाता है। टॉर्ट्स में तो इवन दो आपने बहुत सारे केसेस जो है वो प्रीव्यू काउंसिल के ही देखे हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में भी रेफर हम कर सकते हैं, लेकिन वो अथॉरिटेटिव नहीं होते हैं, मतलब बाइंडिंग फोर्स नहीं रखते हैं। या जो ओबिटर डिक्टा होता है, ओबिटर डिक्टा आपको अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ओबिटर डिक्टा जुडिशियल प्रेसिडेंट में ही आगे आएगा, इस पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिटेल में मैं इसको बताऊंगी। अभी को समझने के लिए ये है कि ओबिटर डिक्टा क्या होता है। ओबिटर डिक्टा वो पार्ट होता है किसी भी जजमेंट का जो कि लॉ से रिलेटेड नहीं होता है, जिसको जो जजेस हैं मतलब ऐसे ही जस्ट बाय द वे बोल देते हैं। कोई भी अगर डिसीजन दे दिया, डिसीजन के बाद में अपने से कोई भी जब वो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं उसको हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। तो वो जो ओबिटर डिक्टा वाला पार्ट है वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत पहले कोई केस पढ़ रही थी, उसमें एक जज ने बोला था कि भाई अगर आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक रखनी है तो अपनी पत्नी से बना करके रखिए, जो वो बोले वही करिए। तो अब ये वाला जो सेंटेंस है ये कोई लॉ नहीं है, वो बस ऐसे ही जस्ट एक स्टेटमेंट दे दिया गया एक सजेस्टिव फॉर्म में, मानो या ना मानो, ठीक है। तो वो क्या है, वो परसुएसिव है। लेकिन इसके अलावा जजेस ने जो भी डिसीजन दिया होगा अदर देन दिस पार्ट, वो क्या होगा, वो अथॉरिटेटिव होगा, मतलब उसको तो मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ओबिटर डिक्टा ये होता है, यानी ओबिटर डिक्टा जो होता है वो एक परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। ओके। हाँ, तो पहला काइंड आपका हो गया अथॉरिटेटिव और परसुएसिव प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है डिक्लेरेटरी। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट में मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। देखो, ओरिजिनल प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट्स होते हैं जो कि लॉ क्रिएट करते हैं, मतलब जिन चीज़ों पर, जिन पर्टिकुलर फैक्ट्स पर पहले कोई भी लॉ नहीं था, वो उन फैक्ट्स को अप्लाई करके एक नया लॉ बनाते हैं, अपने डिसीजन में एक नया लॉ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि केशवानंद भारती का केस था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से उसकी नींव है ना, एक बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, या मैं कहूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी गई। तो ये क्या था, ओरिजिनल लॉ था। दूसरे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि विशाखा वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था,
कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन आपने पढ़ा होगा। उस केस के अंदर क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी थी 1997 में। ठीक है, तो इन गाइडलाइंस के बेस पे, इसको बेस बना करके एक्ट आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन करके आया था। 2013 का ये एक्ट था, पोश एक्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये जो पोश एक्ट था ये किस चीज़ पर बेस्ड था, विशाखा की गाइडलाइंस पर बेस्ड था। तो ये किस तरीके का प्रेसिडेंट था, ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट था, क्योंकि इससे पहले कभी भी वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई इस तरीके की गाइडलाइंस इशू नहीं की गई थी, है ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड जनरली जो भी चीज़ें होती थी वर्क प्लेस पर भी, वो सारी की सारी डील होती थी एट दैट टाइम इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंगली। अब तो बीएनएस आ गया है, पहले आईपीसी होता था, तो आईपीसी के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें डील होती थी, उसके अलावा कोई भी अदर स्पेशल लॉ नहीं था रिगार्डिंग वर्किंग वीमेन। ठीक है, तो ये क्या था, ये था ओरिजिनल प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल। फिर आता है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ये कुछ भी नया नहीं करते हैं, है ना, कोई नया लॉ नहीं बनाते हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी को केवल डिक्लेयर करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज को ही, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स। जो लॉ बन चुका है उसी पे डिसीजन देते हैं, तो वो हो गया डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। ठीक है, परसुएसिव प्रेसिडेंट बता चुकी हूँ मैं कि बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते हैं। फिर अथॉरिटेटिव में भी ये दो तरीके के होते हैं अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स भी, एक होता है एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और दूसरा होता है कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। तो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो होता है, यहाँ पे कोर्ट बाउंड होता है टू फॉलो द गाइडलाइंस, या मैं कहूँ टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ द हायर कोर्ट्स। ठीक है, कोई इफ बट नहीं लगा सकता, जो कोर्ट है उसको मानना ही मानना पड़ेगा, बाउंड है। लेकिन जो कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स होते हैं उसमें कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन इस तरीके की अराइज हो रही है, सर्कमस्टांसेस इस तरीके की अराइज हो रही हैं, तो ये केस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। तो ये कुछ जो थे आपके प्रेसिडेंट्स के काइंड्स थे, प्रकार थे कि प्रेसिडेंट एक्चुअल में होता कितने प्रकार का है। फिर आता है पोजीशन इन इंडिया, भारत के अंदर। ये जी मैम जो डिक्लेरेटरी बोला है तो ऑलरेडी लॉ है, तो ये डिक्लेयरी बोलने का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो ऑलरेडी लॉ है उसी पे डिसीजन दे दिया जाता है, तो उसको हम डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट तो कहते ये हैं। प्रेसिडेंट क्यों बोलेंगे, इसको हम लॉ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? प्रीसे नहीं नहीं, अरे जो जुडिशियल डिसीजन होता है उसी को तो प्रेसिडेंट बोलते हैं ना हम। ओके, मतलब लॉ बन जाने के बाद भी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं? प्रेसिडेंट ही रहेगा ऑब्वियसली। जितने भी केसेस आप रेफर करते हो, देखो आप कोर्ट में जाते हो, राइट, लोअर कोर्ट में जाते हो, आप पिटीशन फाइल करते हो या सूट फाइल करते हो, तो उसमें क्या होता है, जब भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो केसेस के रेफरेंस दिए जाते हैं ना। तो वो जो रेफरेंसेस हैं केसेस के, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के हों, तो ये सब क्या है, ये प्रेसिडेंट ही तो हैं भाई। लॉ पे तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हो ना कोर्ट में, तो उसके सपोर्ट में आप प्रेसिडेंट देते हो ना। ओके, केस का रेफरेंस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। ठीक है, आई थिंक इसमें जो है लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल फर्दर एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन ऑफ द केस। फैक्ट्स पे भी मैटर करता है कि फैक्ट क्या है केसेस के। मैडम नमस्कार, मैं थोड़ा जी लेट ज्वाइन किया हूँ। टॉपिक नमस्कार। क्या थोड़ा बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, बता देती हूँ। टॉपिक है जुडिशियल प्रेसिडेंट। सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, और अभी तक हमने प्रेसिडेंट क्या होता है ये, और काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ये किया है। ठीक है, इसको मैं बाद में थोड़ा सा समराइज कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है जी काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट? यस मैम। ओके, अब आता है पोजीशन इन इंडिया। भारत के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है। तो देखिए, इंडियन कंटेक्स्ट में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गए, प्रीव्यू काउंसिल हो गए,
या यूएसए का सुप्रीम कोर्ट हो गया, कनाडा के हो गए, वो केवल परसुएसिव वैल्यू है उनकी, है ना, कोई भी बाइंडिंग इफेक्ट वो नहीं रखते हैं। लेकिन आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है प्रेसिडेंट को। कैसे देता है, कैसे देता है? ये कहता है कि भाई बात ऐसी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा ऑटोमेटिकली वो इंफीरियर कोर्ट्स पर बाइंडिंग इफेक्ट ही रखेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो इंफीरियर कोर्ट्स को मानने ही मानने होंगे। लेकिन ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद अपने डिसीजन से बाउंड नहीं होगा, राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो तो लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खुद के डिसीजन अपने ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे उनको ओवर रूल कर सकता है। अब सॉरी इसमें मैम, जी, थ्री बेंच वाला प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट फॉलो, मतलब बाइंडिंग नहीं है उनको फॉलो करने का, कि थ्री बेंच नहीं वाला नहीं, बाइंडिंग होता है? ऐसा देखो, ऐसा है, प्रीसीडेंट बाइंडिंग जो होता है ना वो लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है, ठीक है। हालांकि जो देखो जो लार्जर बेंच जो डिसीजन दे रही है ऑब्वियसली वो उसको तो सभी फॉलो करेंगे, ठीक है। पर यहाँ कोर्ट को हम अलग अलग करके बेंचेस में नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट को एज अ होल देख रहे हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि मैं इस इंप्रेशन में थी कि थ्री बेंच के बाद अगर कोई चेंज आता है लॉ में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, फाइव बेंच को रेफर किया जाता है, वो मतलब थ्री बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल, वाला तो मैंडेट। देखो ऐसा होता है, केस टू केस डिपेंड करता है। अगर कोई भी केस जो है इस नेचर का है कि उससे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या थोड़ा मतलब उसकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बोला जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है वो हमेशा 5 जजेस या उससे ज़्यादा की ही होती है, ठीक है। सो अब थ्री बेंच लार्जर, वाला, जी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। जी, ठीक है ना। नहीं ऐसा है, जो लार्जर बेंच के जो डिसीजंस हैं वो 3 बेंच 2 बेंच कोई भी हो सब पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, ऑब्वियसली उनको मानना ही पड़ेगा। पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर कोई केस सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पहुंच गया तो वो वापस से 3 बेंच में या सिंगल जज के पास जाएगा। उल्टा तो नहीं होता ना, सीधा होता है, उसका रिवर्स नहीं होता, राइट। यानी कि जो सिंगल जजेस के जो डिसीजन है या 3 बेंच का जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिवर्स कर सकती है, ठीक है ओके, जी। थैंक अच्छा, इसमें ना केस लॉ आता है एक, बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसी ये आर्टिकल 141 से रिलेटेड है। बंगाल वर्सेस बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड वर्सेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1955। मैडम इस सब्जेक्ट के लिए कोई कोई बुक मुझे बताएंगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ली होगी ना, एनवी ब्रांच पे ली होगी, वही बुक है, ठीक है जी। आपको कोई अलग से दूसरी कोई बुक परचेज नहीं करनी है, वही सफिशिएंट है जी, ठीक है। हाँ, इस केस में कहा गया था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, इट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। उसके बाद दूसरा केस आता है यहाँ पे, सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1963। मैम जरा दोनों तो केस को रिपीट कर देंगे?
हाँ जी, पहले वाला था बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जी जी मैम। सेकंड है सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, मैम कौन सी इस ईयर में था केस ये? में ये था आपका 1963, AIR 1963। और पहले वाला? पहले वाला था AIR 1955। ठीक है, थैंक मैडम इन केसेस में मतलब इसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि केस में एक्चुअल में था क्या, और अथॉरिटेटिव था, परसुएसिव था, क्या था मतलब? देखो सुनो, ये बंगाल इम्यूनिटी, ये जो केसेस थे दोनों केसेस आर्टिकल 141 से रिलेटेड थे। जो बंगाल इम्यूनिटी का जो केस था ये बेसिकली, अभी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है, इनके अंदर मुद्दा ये उठा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो खुद के दिए गए डिसीजन से बाध्य है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैम मुझे एक चीज बताएं कि ये जी। परसुएसिव में आएगा कि एब्सोल्यूट में आएगा, मतलब पहला तो इसकी कैटेगरी क्या है, फिर इसकी जो Authoritative आएगा, हाँ authoritative। बिल्कुल, परसुएसिव इसकी जो कैसे हुआ? नहीं, एक मिनट, इसकी जो कैटेगरी है आर्टिकल 141 की, वो मैंने पहले ही बताया था कि अथॉरिटेटिव में आता है, परसुएसिव में नहीं आता है। परसुएसिव में का मतलब क्या होता है? परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। परसुएसिव में आपका आ जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ओबिटर डिक्टा हो गया, फॉरेन जजमेंट्स हो गए, है ना, या अदर जो टेक्स्ट बुक हो गई या कमेंट्रीज हो गई, वो आपके परसुएसिव में आते हैं, अथॉरिटेटिव में नहीं आते हैं। जो आर्टिकल 141 का जो नेचर है वो अथॉरिटेटिव नेचर का है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कह दिया वो आप लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा ही रखेगा, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। ठीक है जी। ओके, तो ये ये जो मैम जो आपने है हाँ जी अथॉरिटेटिव में काउंट हुआ, पहली जी, चीज है ना। अथॉरिटेटिव में दूसरा काउंट ये हुआ जो जी। है हम्म ठीक है, दूसरा ये जो मतलब एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया या जो भी इस पे हम्म लॉ या अपनी हम्म जजमेंट दी, वो एक्चुअल हम्म में थी क्या? क्योंकि ये पूछ भी इसलिए रहे हैं अपन, क्योंकि केस का नाम कभी भी याद नहीं रहता, उसका कंटेंट याद रहता है। देखो इसमें नाम कभी इसमें भी याद एक नहीं रह पाता। जी, इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ था, बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क लग गया था कि भाई पहले आर्टिकल 141 को आपने ये कह दिया, क्योंकि जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आर्टिकल 141 ये कहता है कि जो डिसीजन है, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जितने भी कोर्ट्स है भारत में सब पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा था कि भाई ठीक है, ये तो आर्टिकल 141 क्लियर कर रहा है कि सब पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खुद के डिसीजंस का क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कई बार अपने डिसीजन को ओवर रूल भी कर देता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही डिसीजंस को ओवर रूल करने की पावर है या नहीं है? यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी आर्टिकल 141 से बाध्य होगा या नहीं होगा? ये एक लीगल क्वेश्चन इसके अंदर आया था, इस केस के अंदर सबसे पहला केस है ये, इससे रिलेटेड, आर्टिकल 141 से रिलेटेड। ठीक है जी। इसका फिर आउटकम क्या आया था? आउटकम ये क्वेश्चन आया तो आ था, गया। हाँ बिल्कुल, आउटकम ये आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स पर सब पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन से बाध्य नहीं होगा। ये इसका आउटकम था, वो कभी भी अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है। मैम ये बंगाल वाले में बताया ना, बंगाल इम्यूनिटी वाले हाँ में। जी, बंगाल इम्यूनिटी वाले में बताया है। ठीक है, अब आ जाओ आप सोमवंती वाले केस पर, सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। इसमें भी इसमें भी क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि भाई जो बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, जो डिसीजन जो है, ये तो ठीक है कि हाँ चलो लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, लेकिन कौन से वाला पार्ट बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा? रेशियो डेसिडेंडाई रखेगा कि ओबिटर डिक्टा रखेगा? तो देखो, अच्छा, रेशियो डेसिडेंडाई में पहले आपको बता देती हूँ, हालांकि ये 4 नंबर में पूछा जाता है तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। रेशियो डेसिडेंडाई का मतलब होता है रीजन डिसीजन, मतलब जब कोर्ट किसी भी केस है उसको जो डिसाइड करती है ना, तो उसके सपोर्ट में रीजन देती है, मतलब ऑन मेरिट डिसाइड किया जाता है। मेरिट्स के बेस पर जब कोई डिसीजन दिया जाता है तो उसको हम रीजन डिसीजन बोलते हैं कि भाई कोर्ट ये बताएगा कि हम अगर ये जजमेंट पास कर रहे हैं
तो किस कारण कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं। तो सोमवंती वाले केस में ये कहा गया कि भाई जो रेशियो डेसिडेंडाई वाला जो पार्ट है ना, वो तो क्या करेगा, रेशियो डेसिडेंडाई बेसिकली जो लीगल प्रॉब्लम को डिस्क्लोज कर रहा है, फैक्ट्स को बता रहा है, रीजन बता रहा है डिसीजन क्यों दिया जा रहा है, वो वाला पार्ट तो बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा सुप्रीम कोर्ट का, है ना, किसी भी केस का लोअर कोर्ट पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ओबिटर डिक्टा वाला पार्ट होगा वो लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा। ठीक है, मैम ये जो ओबेट्रा और दूसरा ओबिटर आपने डिक्टा। बताया नाम, हाँ, ये दोनों को डिफरेंशिएट क्या, जब कोई ऑर्डर लिखा जाता है उसमें डिफरेंशिएट किया जाता है या ये पढ़कर डिफरेंशिएट करना नहीं, पड़ता है? ये पढ़कर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ओबिटर डिक्टा आपने क्लास शायद लेट ज्वाइन करी है। देखो मैं पहले बता चुकी हूँ, ओबिटर डिक्टा जो होता है ना, ओबिटर डिक्टा किसी भी जज की कोई भी अपनी पर्सनल व्यू होता है, मतलब आप डिसीजन से हट करके, है ना, जो भी उसने डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, उससे हट करके जब कोई भी जज ऐसे ही कोई जजमेंट नहीं, कोई स्टेटमेंट दे देता है बाय द वे, ऐसे ही, चाहे हंसी मजाक के फॉर्म में हो या ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी कह देता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाते समय बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि पढ़ाई से अलग बोलती हूँ, है ना, आपके बुक में नहीं है, बुक से अलग या सब्जेक्ट से अलग कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, तो वो क्या होगा, वो ओबिटर डिक्टा होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, मुझे एक्चुअली उसका नाम याद नहीं है उस केस का, तो ऐसे ही जस्ट न्यूज़पेपर में देख रही थी मैं, तब मैंने देखा था बहुत पहले। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने क्या बोला था कि भाई अगर आपको अपने घर में शांति बना करके रखनी है ना, तो आप अपनी वाइफ से बना करके रखिए, उनसे झगड़ा मत करिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट रेशियो डेसिडेंडाई, ये उस जजमेंट का पार्ट नहीं है। ये तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला कि किसी को भी अगर अपने घर में शांति बना करके रखनी है तो उसको क्या करना होगा, वाइफ से बना करके रखनी होगी, या ये वाला पार्ट ओबिटर डिक्टा हो गया। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो आपने मुस्लिम लॉ में एक केस लॉ पढ़ा होगा, जस्टिस मोहम्मद अली थे, उन्होंने ना एक केस था अहमद वर्सेस, याद नहीं आ रहा मुझे वो केस पूरा, ठीक है, तलाक में आपने वो केस पढ़ा होगा। उस केस में क्या कहा था कोर्ट ने, और इवन हिंदू लॉ में भी था, हाँ ये केस, इसमें क्या कहा था डिवोर्स से रिलेटेड, कि भाई अगर किसी शादी में, ठीक है, वैसे शादी जो होती है इट इज मतलब एक तरीके से ये एक रोज की तरह होती है, रोज फ्लावर की तरह होती है, जिसमें कि रोज पेटल्स के साथ साथ कांटे भी इंक्लूडेड होते हैं। कोई भी शादी हो उसमें दोनों चीजें होती हैं, भाई गुलाब का फूल है तो फूल भी है और उसके साथ कांटे भी आएंगे। लेकिन अगर किसी शादी में फूल टूट के बिखर जाए और केवल कांटे ही कांटे रह जाए तो उस शादी का कोई मतलब नहीं होता और ऐसी शादी का अंत कर देना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई रीजन डिसीजन नहीं है उस पर्टिकुलर केस का, ये क्या है, ये ओबिटर डिक्टा है। तो ये वाला जो पार्ट है कि भाई जो शादी है अगर उसमें केवल गुलाब ना बचे, कांटे ही कांटे बचे, खत्म कर देना चाहिए, ये वाला पार्ट ओबिटर डिक्टा है, तो ये बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा। ठीक है, ये फिलोसफी टाइप की हो गई तो मैडम। हाँ फिलोसफी टाइप आप कह दो, स्टेटमेंट ऑफ जजेस कह दो, कुछ भी कह दो, जो भी आपको समझ में आए, मतलब जो कि अदर देन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोला जाता है, जिसमें कोई लॉ इन्वॉल्व नहीं होता जैसे है, आप उसको हम अभी कहेंगे बता रहे थे ओबिटर ना, डिक्टा। जी आप जैसे अभी हिंदू लॉ का वो केस बता रहे थे, हाँ तो जी, हाँ जी। ये तो जनरल टर्म्स में हो गया, बट एज ए लीगल टर्म्स में हम मतलब उस चीज को डिफरेंशिएट, कोई एग्जांपल ऐसा, खैर अभी आपको केस याद नहीं आ रहा, पर जब भी वो केस याद आता है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हाँ बताएंगे बिल्कुल तो हम बिल्कुल बेटर बिल्कुल बताऊंगी, डिफरेंशिएट कर बहुत, पाएंगे। जी जी बहुत फेमस केस है, बहुत ही ज्यादा फेमस केस है। इवन दो जब आपने हिंदू लॉ पढ़ा भी होगा तो डिवोर्स में सर ने वो मेंशन भी करवाया होगा, इसके अभी बिना नहीं, वो डिवोर्स वाली फिलोसफी शुरू ही नहीं होती अभी है। उधर तक नहीं पहुंचे, अभी तो मैरिज अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है, आप अभी नहीं पहुंचे, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक याद नहीं रहा क्वेश्चन मुझे, अभी तो आप है, सेकंड सेमेस्टर में ही हो। एक क्वेश्चन है, मैम पूछ रहे थे वो ये जो है, स्टेटमेंट। एक जी मिनट कुलदीप जी, जी जी ये जी जब जज हियरिंग होती है हाँ जी। उस टाइम जज जो कुछ बोलते हैं उसी को ओबिटर डिक्टा कहते हैं या वो जजमेंट का पार्ट भी बनता है?
क्योंकि ओबिटर कई बार डिक्टा जब हेयरिंग पे होते हैं ना तो कुछ तभी भी बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ 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 वो ऑबिटर डिक्टा नहीं होगा। एक्चुअली ऑबिटर डिक्टा उनके जजमेंट में मेंशन होता है। ऐसे तो हियरिंग में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, वो ठीक कोई है, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती ना जी। मैम जजमेंट में स्पेशली मेंशन होगा, क्योंकि जब आप जजमेंट पढ़ के देखिए ना, कई बार जजमेंट भी फिलॉसफी से शुरू होता है। जजमेंट में शायरी वायरी भी आ जाती है उनकी, जो है कुछ कुछ हाँ हाँ हाँ, तो ये जो वो शायरी वायरी है, जो फिलॉसफी है ना, मतलब हर एक जज का क्योंकि एक अपना तरीका होता है जजमेंट देने का। कई बारी क्या होता है कि जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स होते हैं उनकी भी चीजें मेंशन की जाती हैं, कोटेशंस मेंशन की जाती है, तो वो सारी चीजें जो है वो ओबिटर डिक्टा है, वो जजमेंट का पार्ट नहीं होती है। तो मैम इसके लिए वही मतलब रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कोई केस जो है उसमें अगर हमें प्रॉपर पता लग जाए कि कौन सा जजमेंट को हम वो ट्रीट करें, पैसे या अथॉरिटेटिव या ओबरडेट्रा, जो भी मतलब हम टर्म्स यूज हाँ कर रहे हैं, तो हाँ वो हाँ ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। मतलब एक एग्जांपल भी ठीक दोगे है। तो इट इज मोर देन हाँ हाँ सफिशिएंट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं देख के ना आपको उसका नाम बता दूंगी। बाकी इसमें भी अभी आपको मिलेंगे कई सारे केसेस, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे पोजीशन इन इंडिया या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो देखो बंगाल इम्यूनिटी वाला केस हो गया आपका, और दूसरा हो गया सोमवंती वाला केसेस। इस पे हालांकि और भी बहुत सारे केसेस हैं, बट ज़्यादा केसेस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट था, इसको सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया था वो सेक्शन 212 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपने इस एक्ट का नाम बहुत सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसके जो बहुत ही जो कई सारे जो प्रोविजंस है, या मैं कहूँ कि जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। पहले ही बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट को सबसे पहले सेक्शन 212 के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया था, है ना। तो ये जो सेक्शन था ये कहता था कि जो फेडरल कोर्ट जो भी लॉ डिक्लेयर करेगा और इसके जो जजमेंट्स होंगे, वो जितने भी कोर्ट्स होंगे, मतलब फेडरल कोर्ट के जजमेंट्स और जो प्रीव्यू काउंसिल के होंगे, वो जितने भी कोर्ट्स होंगे ब्रिटिश इंडिया में, सब पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे। क्योंकि देखो आज़ादी से पहले क्या था हमारा, आज़ादी से पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं हुआ करते थे, मतलब जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में है वो नहीं था। हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट्स हुआ करते थे या अदर जो म्यूनसिपल कोर्ट्स थे वो हुआ करते थे। और जो अगर हमें अपील में जाना होता था, ठीक है, तो अब तो हम सीधा दिल्ली चले जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। पहले दिल्ली नहीं, पहले इंग्लैंड जाना पड़ता था, प्रीव्यू काउंसिल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने जाना पड़ता था। अब वहाँ उनके जो डिसीजंस थे वो ब्रिटिश इंडिया पर भी, ब्रिटिश इंडिया के जितने भी कोर्ट्स थे उन सब पर बाइंडिंग इफेक्ट रखते थे। तो ये पहले ही मेंशन किया जा चुका था सेक्शन 212 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। लेकिन जो फेडरल कोर्ट थे या प्रीव्यू काउंसिल थी, वो खुद अपने प्रीवियस डिसीजंस से बाउंड नहीं होती थी, ठीक है। जो कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स थे, केवल वही बाउंड होते थे। अब क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, यानी इंडिपेंडेंस के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फोर्स हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बना हिरार्की ऑफ कोर्ट्स में। तो फिर जो इंग्लिश कोर्ट्स के जो डिसीजंस थे वो केवल उनकी केवल परसुएसिव वैल्यू रह गई, मतलब कोई बाइंडिंग इफेक्ट उनका नहीं रखा, ठीक है। इवन दो जो उनके जो ओबिटर डिक्टा थे उनके इंग्लिश कोर्ट्स के, उनका भी कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, फिर इसको एक्सप्रेसली इंक्लूड किया गया या इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 141 में, जिसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं, वो जितने भी कोर्ट्स हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उन सब पर बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे, यानी कि जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं सब पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे, ठीक है। ये थी पोजीशन, इंडियन पोजीशन। अच्छा, इसमें आपका आता है, कई सारी चीजें इसमें आती हैं आपकी पढ़ने के लिए।
जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लीगल टर्म है, लेटेंट टर्म मैं इनको कहूँगी। एक तो ओबिटा डिक्टा, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है 4 मार्क्स का, 4 या 5 मार्क्स का। दूसरा रेशियो डेसिडेंडाई, इस पे भी 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। मैडम स्पेलिंग प्लीज। हाँ, रेशियो RATIO रेशियो, डेसिडेंडाई DECI DENDI रेशियो डेसिडेंडाई। और दूसरी टर्म है ओबिटा डिक्टा, जिस पे अभी इतना डिस्कशन चल रहा था, OBITER ओबिटर डिक्टा DICTA ओबिटर डिक्टा। ठीक है, ये दोनों चीजें। अच्छा, अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि जो जुडिशियल प्रीसीडेंट होती हैं उनके बाइंडिंग फोर्स को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन सी कंडीशन होती है? देखो, अगर कोई भी डिसीजन एक बार ओवर रूल हो जाता है, मतलब उसकी जगह कोई दूसरा डिसीजन आ जाता है और पहले वाले को गलत कर देता है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही इलीगल डिक्लेयर कर देता है, तो फिर उसका सीधी सी बात है कोई भी जो बाइंडिंग इफेक्ट है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कि ओवर रूल किए बिना भी जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो पार्शियली या टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है या वीक हो जाता है। तो कौन सी कंडीशन है? उसमें सबसे पहली कंडीशन आती है इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। हम इसको पूरा रिपीट कर देंगे प्लीज, क्या क्या circumstances which destroy the binding force of judicial precedent. Which destroy the binding force of judicial precedent. तो सबसे पहली सिचुएशन है इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट। देखो, अगर कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी स्टैट्यूट को या कोई भी ऐसा लॉ जो कि अभी इन्फोर्सेबल है, मतलब इन्फोर्स में है, उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है, तो ये बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा। मतलब अगर कि कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा है या कोई भी डिसीजन ऐसा है जिसने कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉ था या स्टैट्यूट था उसको इग्नोर कर दिया, नेग्लिजेंट कर दिया, तो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा। दूसरी कंडीशन आती है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। ठीक है, अगर जो पहले डिसीजन दिए जा चुके हैं, जो हायर कोर्ट के जो पहले डिसीजन हैं, अगर इनकंसिस्टेंसी है ना, प्रेसिडेंट अपनी वैल्यू खो देगा अगर ये इनकंसिस्टेंस होते हैं किसी भी हायर कोर्ट के डिसीजन के साथ में, तो फिर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये अपनी वैल्यू मतलब वो प्रेसिडेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं, इसको दोबारा मैडम एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि जी, एक्चुअल में जब भी कभी ओवर रूल्ड होगा तो इनकंसिस्टेंसी तो अपने आप ही मैं हो बताती हूँ, जाएगी। एक मिनट, ये किस केस में कह रहा है, जस्ट ए मिनट। ये बात कर रहा है हायर कोर्ट्स के डिसीजन के पर्सपेक्टिव में। ओवर रूल कौन करेगा? ओवर रूल करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये कह रहा है हायर कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में कि अगर मान लो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे, कंसिस्टेंस हो गया किसके? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के। अब ठीक है, अब ठीक है, राइट, तो फिर वो अपना बाइंडिंग इफेक्ट खो देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे क्योंकि प्रिम्बल वाले थे जो केशव नंदा हाँ भारती जी, और हाँ जी, जो हाँ जी, वेरुबारी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
अच्छा, दूसरा है दूसरा जो प्रीसी आपने मैडम जो जी आपने इग्नोरेंस ऑफ स्टैच्यू हो का है, उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्टैच्यू को एक्सप्लेन करते हुए दूसरे स्टैच्यू को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल, दूसरे स्टेट्यूट को इग्नोर कर दिया या उसी स्टेट्यूट के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उनको ही नहीं देखा, चेक ही नहीं करा सही से। ठीक है, ठीक है कोई मैडम, भी ठीक। कंडीशन हो सकती है, तो उसका बाइंडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीसीडेंट सब साइलेंटियो। प्रीसीडेंट सब साइलेंटियो, SUB सब साइलेंटियो, SILENTIO। देखो, कोई भी प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो कब कहा जाएगा? जब कोई भी पॉइंट ऑफ लॉ था और उस पर पूरे तरीके से आर्ग्यू नहीं किया गया या कोर्ट ने उसको परसीव नहीं किया, उसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है, और उसको कंसीडर ना करते हुए डिसीजन दे दिया, तो ऐसा प्रेसिडेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सब साइलेंटियो मतलब कोर्ट उस पर चुप रह गया, साइलेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अच्छा, दोज डिसीजंस विच आर फाउंड ऑन मिसकंसीव्ड प्रिंसिपल्स, मतलब जो कि मिसकंसीव्ड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं, जिनमें मिसकंसीव्ड प्रिंसिपल पाए जाते हैं या जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो फिर वो इमीडिएटली अपना जो बाइंडिंग फोर्स है वो खो देंगे। हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से इरोनियस डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट है एब्रोगेटेड डिसीजंस। एब्रोगेटेड डिसीजंस, एब्रोगेटेड डिसीजंस कैसे होते हैं? अगर स्टेट्यूट जो है वो जो बाद में जो भी चीज इनेक्ट हुई है उसके इनकंसिस्टेंट होता है, या ओवर रूल्ड हो चुका है कोई डिसीजन, उसके बेस पे कोई डिसीजन दे दिया गया है, उसको हम बोलते हैं एब्रोगेटेड डिसीजन। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो अगर डिसीजन रॉन्ग या इर्रेशनल है तो उसको भी हम एब्रोगेटेड कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो जितने भी रॉन्ग डिसीजंस होते हैं या रॉन्ग जजमेंट्स होते हैं या जिनकी बाइंडिंग फोर्स जो खो चुके हैं, तो ऐसे जो प्रीसीडेंट होते हैं वो कभी भी एक तरीके से आर्टिकल 14 या जो 141 जो है उसकी प्ली नहीं ले सकते हैं कि भाई जो 141 ये कहता है कि बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा जो हायर कोर्ट्स के डिसीजन है। नहीं, अगर वो अपनी बाइंडिंग वैल्यू खो चुके हैं तो कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेंगे। इरोनियस डिसीजन कौन से होते हैं जी? एरोनियस डिसीजन जो गलत डिसीजन दे दिए जाते हैं, मतलब जो लॉ के जो मिसकंसीव्ड डिसीजन होते हैं या लॉ के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके उनके कॉन्फ्लिक्शन में होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ के कौन से होते हैं? विच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल जस्टिस। जितना भी हमारा लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? इसके एक्चुअली कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के, जैसे कि बोथ पार्टीज शुड बी हर्ड, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए। अब सपोज एक पार्टी को सुन के एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया तो ये क्या हो गया? एरोनियस हो गया। दूसरा ये है कि दे शुड नॉट बी बायसनेस, मतलब कोई किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ना तो जज बायस होना चाहिए, ना कोई डिपार्टमेंटल बायस होनी चाहिए, ना ही कोई हियरिंग के बेस पे बायसनेस होनी चाहिए। बायस डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर बायस डिसीजन होगा तो भी वो फंडामेंटल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल होता है कि जो पार्टीज हैं उनको प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब रीजन डिसीजन होना चाहिए। जैसे कि अभी रेशियो डेसिडेंडाई की बात की गई थी, ऐसे रीजन मतलब कोई भी डिसीजन जिसमें कि रीजन दिया जाता है, मतलब ऑन मेरिट डिसाइड किया जाता है,
तो उसको बोलते हैं हम रीजन डिसीजन। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ के। तो अगर इनके इनकंसिस्टेंट कोई भी डिसीजन दिया जाता है तो उसको हम एरोनियस डिसीजन कहते हैं, और वो अपना बाइंडिंग इफेक्ट खो देता है, कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, Thank you. ओके ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।